जय हिंद दोस्तों। अभी जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हमारा पिछला लेक्चर था मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने किया और मौलिक अधिकार में हमने 30 तक कर लिया है। यह अनुच्छेद जो है हमारा यह 30 तक कर लिया था। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया था, करीब करीब 35 मिनट का हो गया था। तो अभी उसका जो बचा हुआ है, जैसे कि आपको मैं बताया था कि जो हमारा ये छूटा था, जैसे 12, 13, 31, 34, 35, 33, 34, 35, ये जो आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल जो कि अक्सर आपको बताया नहीं जाता है मौलिक अधिकार जब भी पढ़ोगे, तो उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है वो रीट जारी करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रीट होते हैं, 5 रीट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेगा। कोई भी एग्जाम देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपके लिए सरप्राइज भी है, इसको कुछ हमने नया ऐड करने की कोशिश किया जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा। तो अभी इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 के बारे में। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, जितना आपने पढ़ा 14 से लेके हमने कहाँ 32 तक पढ़ा। ठीक है, बीच में 31 नहीं था जो कि संपत्ति का अधिकार अभी हो गया। तो इतना हमने पढ़ा। तो अगर मान लो आपके पास जो भी मौलिक अधिकार मिले हैं 6, उसमें से कोई हनन होता है, हनन इन द सेंस कि आपका कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो आप किस पे केस करोगे? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अब सवाल उठता है कि आप किस पे करोगे, है ना? तो उसी चीज़ के विषय में आपको ये 12 में बताया गया। ठीक है, तो ये बोलता है कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसमें बोला जाता है राज्य की परिभाषा मतलब कि अगर अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप उन पे कंप्लेन करोगे, और वो कंप्लेन किस पे करोगे? तो वो राज्य को करोगे। ठीक है, राज्य पर। और वो राज्य कौन है, किसको राज्य माना गया, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे राज्य का मतलब होता है आप स्टेट को नहीं मानिएगा। जैसे हम लोग बिहार हो गया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब होता है, उसको नहीं मानना है। यहाँ मानना है कि राज्य का मतलब है भारत सरकार। जैसे भारत सरकार की कोई संस्था हो गया, ठीक है, और या संसद हो गया, संसद आपके अधिकार को छीन रहा है। संसद करने का मतलब आपका कोई कानून पास कर रहा है जो कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसको छीन रहा है, तो वो आ जाएगा इसमें। आपका राज्य सरकार आ जाएगा और विधानसभा आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आपको आ जाएगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में आपको पता है नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत। ठीक है, और सरकारी नियंत्रण में जो सरकार है उसके नियंत्रण में आने वाली अन्य संस्थाएं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, या सरकारी बोर्ड, कोई भी बोर्ड इन द सेंस कि आपका सेबी हो गया, ठीक है, आरबीआई हो गया, आरबीआई मतलब यूपीएससी हो गया, या आपका रेलवे का हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया। ये सब चीज़ें जो कि सरकारी जो भी तंत्र हैं, वो चीज़ों पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अगर वो आपके मौलिक अधिकार को छीनते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है अनुच्छेद 12 में। हमने इसको डिटेल से कवर किया, आपको उम्मीद है याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 13 में क्या बोला जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद बताइएगा। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर संसद है, संसद कोई विधेयक पास करता है या कानून बनाता है। ठीक है, विधेयक के बाद कानून ही बनता है। कानून बनाता है कि जो 19 है, 19 का हम लोग का ये कल पढ़े थे कि बोलने की स्वतंत्रता, तो उसके विषय में कानून बनाता है कि आप बोल नहीं सकते। ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लगा देता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं छाप सकते। ये क्या हो गया? आपका मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। ये कानून क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, मतलब आपके मौलिक अधिकार छीन रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार को। तो अब ये अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या होता है कि जैसे ही वो कानून बनेगा वैसे ही वो मतलब वैलिड नहीं रहेगा। बस इतना ही है, मतलब वो कानून अगर बन गया कि हम मौलिक अधिकार को ये करते हैं तो वो मान्य ही नहीं होगा।
ठीक है। कोई भी ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकार को छीनता है तो वो मान्य नहीं होगा आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है। बस इतना याद रखना, कोई भी ऐसा कानून बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपके धर्म से रिलेटेड है, आपके बोलने से रिलेटेड है, या अपराध से रिलेटेड है, या आपके जाति लिंग भेदभाव जो हमने पढ़ा था 15 में, वो हो गया, छुआछूत हो गया, किसी भी चीज़ पे आपको बनाएगा अगर संसद, तो आपका क्या होगा, वो खारिज हो जाएगा ऑटोमेटिक से, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 31, इसमें क्या है कि देखिए इसमें होता क्या था, पहले था कि अगर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए गवर्नमेंट को निकालना है रोड, तो ये क्या करते थे, मनमानी ढंग से आपके ज़मीन को ले लेते थे, ठीक है। आपको सही कीमत नहीं मिलेगा, मतलब एक तरह से जबरन समझ लीजिए। तो ये पहले होता था इसमें, लेकिन जैसे ही इसमें संशोधन किया गया, अब ये ज़मीन आपको अगर गवर्नमेंट को लेना होगा तो ये क्या करेगा, एक तरीका होगा, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको लिया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, अब देखिए, तो इसको किया गया ये कि जो 31 है ना, 31 को 300 का कम में लेके चला गया, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, विधि का अधिकार इसको बोला जाता है, विधि या कानून का अधिकार, ठीक है। कानून का अधिकार मतलब ये कानूनी प्रक्रिया से आपकी ज़मीन को अब लिया जाएगा। अब ये कब हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो लिखूंगा वो आपको एग्जाम में आने वाला है। ये हुआ था 44th अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कब, 1978 में हुआ था, ठीक है। अब उस समय सरकार था मोरारजी देसाई का, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। आपको यहाँ तक ये दोनों पॉइंट जो है ये पूछेगा एसएससी में, और ये जो मोरारजी देसाई वाला है बीपीएससी में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ये भी ध्यान रखना है, ये 300 का विधि का अधिकार, ये आपको एसएससी में पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 33 है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जैसे ये आम पब्लिक पर लागू नहीं होता है, ठीक है, जो आम जनता है उस पर नहीं होगा। ये होता है जो फोर्स के मेंबर है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, और जैसे आपका क्या बोलते हैं अर्धसैनिक बल, ठीक है, सीएपीएफ के जो है, जैसे हम लोग इसमें आ जाए तो इसमें आ जाएगा सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल और आईटीबीपी, ठीक है। तो ये सब लोग क्या होते हैं, और पुलिस भी आता है। पुलिस जो है इसमें आ जाएगा आपका जो खुफिया संगठन है, इंटेलिजेंस वाले, आईबी, सीबीआई वगैरह, सीबीआई, ये सब लोग, तो समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि इनको मौलिक अधिकार जो आम पब्लिक को मिला है, इनको इतना नहीं मिला होता है, ठीक है। इसमें कुछ अधिकार हैं जो कि इनको नहीं होता है, जैसे कि आपको इनको प्रेस के पास बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आप जो सीनियर ऑर्डर देते हैं उनको फॉलो करना है। ये होता है इसलिए कि डिसिप्लिन ताकि मेंटेन रखे, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रख सकें, इस वजह से ये चीज़ रखा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 33 का। अब अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ क्या है, तो अगर हमारा इंडिया है, इंडिया का कोई भी स्टेट, जैसे मान लेते हैं हमारा ये इधर का केरला है, केरला में उपद्रव हो गया, ठीक है, इसके कुछ एरिया में, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट, मान लो कोई है, एक नाम हम रख देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया कि उपद्रव कोई कर दिया। अब वो पुलिस का वहाँ से संभाल नहीं रहा है, तो वहाँ पे अब दिया जाएगा फोर्स को, ठीक है, फोर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, और उसके अधिकारी को वो चार्ज दे दिया जाएगा कि मार्शल लॉ लगाना है यहाँ पे। तो वहाँ का जो भी विधि व्यवस्था, जो भी चीज़ें हैं, वो कौन देखेगा, आप आर्मी के अधिकारी, ठीक है, वहाँ के अधिकारी देखेंगे। ये राष्ट्रपति शासन से अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का दंगा को कंट्रोल करना है। तो उसमें क्या होता है कि दंगा का आपको कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको आपको स्टॉप किया जाता है। तो उसी का जिक्र इसमें है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 35 नंबर है। इसमें क्या है कि जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया, उसमें आपको
तो उसमें आपको क्या होता है कि स्टेट है, जो स्टेट यहाँ पे जो स्टेट मतलब राज्य की बात हो रही है, ठीक है, और सेंटर जैसे संसद हमारा हो गया, ठीक है, दोनों संविधान बनाते हैं। स्टेट कब बनाता है? जो राज्य सूची के विषय होते हैं और समवर्ती सूची, ठीक है, इस पे स्टेट बना सकता है, और संसद जो है आपका जो केंद्र की जो चीज़ें होती है उस पे है। लेकिन इसमें बोला जाता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे सिर्फ संसद ही वो बना सकता है कानून। वो विषय कौन कौन सा है वो आपको आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो ये है आपका 16 का 3, 32 का 3, अनुच्छेद 33 है और अनुच्छेद 34 है, ठीक है, अनुच्छेद 34 है। तो ये 4 विषय जो है इस पर सिर्फ कौन बना सकता है? केंद्र सरकार हमारा इस पे बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 35 को इतना ही ध्यान रखना है, कुछ विशेष विषय हैं उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही वो बनाएगा। अब आगे हम सारे चीज़ें देख लिए जो जितने भी हमारे अनुच्छेद थे। अब इसके जो हम लोग का क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं क्या है, अब हमारा रीट्स है। रीट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं, और इनको कौन कौन जारी करता है ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है 32 और एक होता है 226। 32 से करता है सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि आपको रीट की बात चले तो रीट क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप रीट के बारे में समझ सकते हो। अब देखो, जैसे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, अब इसका कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, मौलिक अधिकार का मतलब कोई हनन किया, ठीक है, इसका मौलिक अधिकार का कोई हनन किया, तो अब ये क्या करेगा? ये कहाँ पर जाएगा? जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं, इसका एक बैंक है, बैंक जो है इसके मौलिक अधिकार का हनन किया, जैसे कुछ भी चीज़ें हो सकती है, उसका काम नहीं किया, ठीक है, तो अब क्या करेगा? ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकता है, तो हम मानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बैंक को आदेश देगा, ठीक है, ये आदेश देगा एक रीट के माध्यम से। क्या आदेश देगा कि तुम इसका काम क्यों नहीं करो, तुम्हारे को हमने पावर दिया है तो तुम इसका काम क्यों नहीं करो, तुम्हारा वो कर्तव्य है काम करने का। तो यही जो लेटर देता है उसी को जो ऑफिस ऑर्डर जारी करता है उसी को क्या बोलते हैं? रीट बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर को ही रीट बोलते हैं। सिंपल सा शब्दों में इतना ही समझिए आप। अब वो 5 प्रकार के जो रीट होते हैं अलग अलग क्षेत्र में जारी किए जाते हैं, और ये मौलिक अधिकार के लिए ही सिर्फ जारी किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग अब ध्यान से आगे पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके उसको बढ़िया से समझेंगे। तो पहला हमारा रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बंदी मतलब किसी को बंदी बना लिया है, ठीक है, ये या तो पुलिस हो सकता है, पुलिस या कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई पुलिस या निजी व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है तो उसके फैमिली वाले, जिसको वो लोग बंदी बनाया, तो उसके फैमिली वाले डायरेक्ट केस कर सकते हैं, ठीक है, केस किए, और जैसे केस करते हैं, मान लो हाई कोर्ट को केस किया, तो हाई कोर्ट 226 के तहत एक रीट जारी करेगा जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आपने उस व्यक्ति को किडनैप किया या आप उसको हिरासत में क्यों लिया, उसको न्यायालय के सामने पेश करें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अब इसके लिए एक इमेज आपको दिखाता हूँ। तो शुरुआत में हमने सरप्राइज की बात की थी, तो वही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, देखो, जैसे ये फैमिली वाले हैं, ठीक है, ये इन पर केस किए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो हाई कोर्ट मान लो, ठीक है, हाई कोर्ट में 226 के तहत वो रीट जारी किया। क्या किया? ये रीट मान लो है, रीट क्या किया? पुलिस को दिया कि तुम इस व्यक्ति को क्यों किडनैप किए थे, मतलब उसको क्यों हिरासत में लिए हो गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, उसको मेरे सामने पेश करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो थाना में ये दिख रहे हैं, लेकिन ये थाना में नहीं, उनके पास ये ऑफिस में जाता है, जो इनका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये रीट जाता है, ठीक है। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो एक है दूसरा की परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब ये होता है, आप इसको शब्दों को देखो, ये रीट याद करने का एक सिंपल सा तरीका कि आप शब्दों को देखो। परमादेश, आदेश, लास्ट में दिख रहा है आपको आदेश।
आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है कि आदेश देता है। ये आदेश किसको दिया जाएगा? इस व्यक्ति को दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति बैठा है इस व्यक्ति को दिया जाएगा। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, सरकारी अधिकारी, ठीक है। तो इस अधिकारी को ये बोलेगा, जैसे लेडीज़ हैं, ये अपना काम कराने के लिए गई हैं यहाँ पे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है इनका और ये परेशान होकर केस किए हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इनको एक लेटर भेजेगा और इसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। परमादेश की आपका ये ड्यूटी है इनका काम करना, ठीक है। आपका ये ड्यूटी है इनका काम करना, आप करो इसको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? परमादेश। समझ में आया? हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल में मैं समझा पाऊँगा और आप समझ पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी ये इजी तरीका है। जैसे कोई ऑफिस में गए, ये कलेक्टर साहब हैं और ये इनका काम नहीं कर रहे हैं, तो ये केस कर दी और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई एक इनको आदेश देता है कि आप इनका काम करो, इसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना ही है। अब ये प्रतिषेध, ये क्या है? ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत सिंपल, मतलब आप इसको सेध, सेध मतलब रोकना, मतलब रोकना, इतना याद रखना। सेध है मतलब रोकना, रोकना, ठीक है। स्टे लगाना, स्टे। अब इसका मतलब क्या है आप थोड़ा सा समझिए। जैसे एक छोटा सा केस है, ठीक है, फैमिली मैटर है, छोटा सा झगड़ा है, तो ये केस कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में, ठीक है। जो व्यवहार न्यायालय होता है वहाँ पे छोटा सा मैटर यहाँ पे गया, ठीक है, सिविल कोर्ट में। अब कोई देश का मैटर हो गया, जैसे बाउंड्रीज वगैरह को लेके या किसी दूसरे कंट्री से लेके रिलेशनशिप खराब हो जाए, कोई बड़ा मैटर, देश का सबसे बड़ा मैटर मान लो आप, तो वो सिविल कोर्ट देखेगा क्या? अगर सिविल कोर्ट देख रहा है उस मैटर को, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि आपके भैया बस की बात नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है इस केस को देखने का, आप इसको मत देखो, ये फॉरवर्ड करो हाई कोर्ट को या इनको भेजो, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मेरे को भेज दो। ऐसा करके ये एक ऑर्डर निकालेंगे और इसी ऑर्डर को क्या बोला जाता है? इसी ऑर्डर को बोला जाता है प्रतिषेध, ठीक है। मतलब अब एक चीज़ याद रखना, एक प्रतिषेध होता है, एक होता है उत्प्रेषण, जो आगे आएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि ये जो छोटा कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, ये क्या है कि ये आदेश सुना देता है, तब वो स्टे लगाते हैं कि ये आपके अधिकार में नहीं था, आपने क्यों इस पे आदेश सुनाया। ये आएगा उत्प्रेषण में। साथ साथ इसको भी हम लोग कवर ही कर लेते हैं, कोई ये नहीं है। ये उत्प्रेषण में कि ये ऑर्डर था, ये छोटा कोर्ट है, इसमें क्या होता है कि इसका ये काम नहीं था। जैसे राम मंदिर हो गया, राम मंदिर का केस था, तो सिविल कोर्ट इसको सॉल्व नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया था, ठीक है। अगर मान लो ये वर्डिक्ट सुना भी दिया, इसमें सिविल कोर्ट ने बता भी दिया इसको कि हमने इसमें कर दिए काम, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मांग लेगा और इस चीज़ को, जो ये केस को सुनाया है, ये खारिज हो जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? रीट्स में पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें किसको बोला जाता है? उत्प्रेषण को, ठीक है, उत्प्रेषण को बोला जाता है पोस्टमार्टम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आदेश सुना दिया, आदेश सुना दिया, आदेश जैसे ही ये सुनाए, आदेश सुनाए, तो अब क्या हुआ, ये आदेश को क्या होगा, खारिज हो गया। खारिज इन द सेंस कि अब फिर इस पर कार्रवाई करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करने लगा, तो इसका मतलब कि फिर से चीड़-फाड़ कर रहा है उस केस को। वही होगा ना, पोस्टमार्टम मतलब यही होता है, चीड़-फाड़ करना। तो उस केस को दोबारा सुनवाई करने लगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से कोई एक, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पोस्टमार्टम, ठीक है। और प्रतिशत का आप समझिए गए कि वो जो भी बड़े बड़े केस है वो अपने पास मांगता है, क्योंकि उनके अधिकार में, छोटे जो न्यायालय होते हैं उनके अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। अब अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है भैया? तो ये होता है अधिकार परीक्षा में, अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो, जैसे अभी क्या होता है, अभी आपको केस मिल रहा है कि कोई आईपीएस बन गया, आईपीएस बन के घूम रहा है, ठीक है, आईपीएस है, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन के, डीएम कोई बन के घूम रहा है, ठीक है, ऐसी फर्जी।
तो इसी का अगर पता चलता है, भंडाफोड़ होता है, तो इसी के लिए एक नोटिस आता है कि आप किस तहत ये काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए एक, अगर कोई कंप्लेन कर देता है, जैसे कि अगर किसी को शक होता है इस व्यक्ति, मान लो कोई डीएम है, जैसे मान लो ये आईपीएस है, ठीक है, इमेज देखो आईपीएस है, तो इन पे क्या होता है, ये कोई यहाँ पे ये लेडीज हैं, इन्होंने केस कर दिया कि ये आईपीएस का अपना फर्ज नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि फर्जी हैं, ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने केस कर दिया, ठीक है। तो अब इनको कोर्ट क्या बोलेगा कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हैं, ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। सारा डॉक्यूमेंट का जांच करेगा कौन? कोर्ट जांच करेगा। समझ में आया? तो वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट अगर साबित हो जाता है, डॉक्यूमेंट को साबित कर लेते हैं हाँ हम यहाँ पे सही तरीके से, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाते हैं और चीज़ें गलत साबित होती है, उनको उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और आगे की कार्रवाई जो होती है तो आपको पता ही है क्या होगा उनके साथ, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है कि पूरा फंडामेंटल राइट का चीज़ें जो भी थी हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। आपने इतना पेशेंस बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे साबित हो रहा है कि आप तैयारी के मोड में हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप इतना दिमाग में रख के चलें कि बहुत डेटा आपके पास हो गया मौलिक अधिकार से, आपको इसके अलावा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, एक आध क्वेश्चन अगर छूटा होगा इधर उधर से, तो आप वहाँ से ऐड ऑन कर लीजिएगा इस नोट्स में। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आपको इस तरह का नहीं है जो हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है, वो आपको कंप्यूटराइज तरीक़ा से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीक़ा से आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं अलग अलग, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट डाला हुआ है जो कि आपको यूपीएससी में ही आता है वो, ठीक है, आपको लोअर एग्जाम में नहीं आएगा, बीपीएससी वगैरह में नहीं आएगा। तो आप वहाँ से अगर चाहते हैं करना कर लीजिए, अदरवाइज जितना हमने पढ़ाया उतना कर लीजिएगा, बहुत है। एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए 2 मिनट। उसमें आपको कुछ आर्टिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी में दिया है, और कभी कभी अब तो एसएससी सीजीएल भी यहाँ से क्वेश्चन देगा। अभी मैंने देखा नहीं सीजीएल का, बीपीएससी का मैं खासकर देखते रहता हूँ, उसी का तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक वहाँ से क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को मिला है, भारत के नागरिक को, ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा आप देख लीजिए, और वो सिर्फ आर्टिकल आप याद रखिएगा। कुछ आर्टिकल है जो कि नागरिक और विदेशी को मिला है, नागरिक और विदेशी को, विदेशी जो कि नागरिक मतलब हमारा भारत के नागरिक, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो बचेगा वो दोनों को मिला है, ठीक है। सिर्फ ये भारत के नागरिक को कौन कौन मिला है उसको मैं लिख देता हूँ फटाक से। आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 और 16, फिर है आपको सॉरी आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। बहुत ईजी है, 15-16 तो साथ में आप याद कर सकते हैं। 19 और 29, 19 में 10 जोड़िए, 29 दोनों में 9 लगा है, और 29 और 30, ठीक है। 29-30 लगातार है, 19 और 29 एक तरह से आपको सिमिलर दिख रहा है, और ये आर्टिकल 15-16 आप याद रख सकते हैं। ये 5 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मैं बोलूँ तो आपको 10% क्वेश्चन यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम में मिलेगा, ठीक, किसी भी एग्जाम में। एसएससी का मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले मैं देता था एसएससी, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल 17 से क्वेश्चन था। लेकिन इसमें अब जैसे बीपीएससी हो गया, बीपीएससी में आपको भर भर के क्वेश्चन यहाँ से दिया है, भर भर के बोले तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको, ये हमने सिटीजनशिप में भी पढ़ाया था ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। उसमें भी ये है, क्योंकि दोनों का कॉमन हो जाएगा ना, तो ज़्यादा वेटेज हो जाता है। और जो भी आर्टिकल बच रहे हैं वो हमारे विदेशी को भी मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और कुछ एक आध क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कि अगर हमारा घर है, घर पे तिरंगा आप फहरा सकते हैं, घर पे तिरंगा आप फहरा सकते हैं। ये क्या है, 19 के ए में है, ठीक है। इसको क्या होता है इसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है ना, हमने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें, इस वजह से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं देश के प्रति, कि हम देश से कितना प्रेम करते हैं, उसके अंतर्गत इसको आप फहरा सकते हैं। ये कानूनी लीगल है, ठीक है।
दूसरा आपको पोस्टमार्टम वाला बताया, पोस्टमार्टम वाला, ठीक है। संवैधानिक उपचारों में उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम बोला जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम कौन है? उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। तो ये सारी चीज़ें थी और उम्मीद है आपको दोनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। जो 2 पार्ट में हमने बनाया इसको, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स अच्छे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। मेरे को नहीं लग रहा दोबारा देखने की ज़रूरत है वीडियो को, आप PDF से रिवीजन करते रहिएगा, एक बार देख लीजिए बहुत है, ठीक है। क्योंकि बहुत मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल से सिंपल तरीक़ा से आपको बता दूँ, ठीक है। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग का चालू होगा आगे का जो टॉपिक है हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, भाग 4, ठीक है। भाग 4 में हमारा DPSP, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी से आपको याद हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, जल्दी याद नहीं होता है। मैं तो 10 बार इसको देखा फिर मेरे को समझ में आया, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप कल का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और वैसे आप कितना दिन बाद देख रहे हैं मेरे को नहीं पता है वीडियो, लेकिन आपका जो अगला सीरीज़ का आपको नीचे दिख रहा होगा टॉपिक, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत लंबा हो गया वीडियो, आई थिंक ये भी मैं सोचा था इसको 10-15 मिनट में ख़त्म करूँगा, लेकिन ये हो गया 26 मिनट का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।